तीसरा हेडिंग बनाइएगा। तीसरा हेडिंग क्या बनेगा? इफ एल्स इफ लेडर। लेडर, हाँ। नेस्टेड, नेस्टेड मतलब होता है, अगर मान लीजिए नेस्टेड बोल सकते हैं, लेकिन नेस्टेड काम किस तरह से करता है वो समझिए। जब अगर कोई भी चीज आप लिख रहे हैं और उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, इफ के अंदर इफ, तब वो नेस्टेड इफ कहलाएगा। बट हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे, इफ के अंदर कभी भी नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग का जो लिखा हुआ रहेगा वो इफ लिखा हुआ रहेगा, इफ में एल्स लिखा हुआ रहेगा, और एल्स में फिर से इफ लिखा हुआ रहेगा। तो वो इफ एल्स लेडार बोलते हैं, जिसको हम लोग जैसे समझ सकते हैं। सीढ़ी आप लोग देखें, सीढ़ी देखें नहीं, तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आप कैसे चढ़ते हैं? सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हैं आप लोग? पहले टॉप पे पहुंच जाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप? स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से इफ एल्स लेडार काम करता है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप। होता है कि नहीं? होता है ना? तो उसी तरह से काम करता है इफ एल्स इफ लेडार। समझ आ रहा है? लेकिन हाँ, जान रहे हैं ना? तो वो नेस्टेड नहीं कहलाएगा। नेस्टेड मतलब होता है इफ के अंदर इफ लगा हुआ रहेगा। यानी किस तरह से लगा हुआ रहेगा? इफ लिखे, यहाँ पे कंडीशन दिए, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके अंदर इफ लिखा हुआ रहेगा। यानी इफ का कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट रन करेगा, रन करेगा तो फिर से यहाँ इफ मिला, तो ये कहलाता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ है, समझ रहे कि नहीं? बट हम लोग इफ के अंदर इफ नहीं, पहले लिखेंगे इफ, इफ में लिखेंगे कंडीशन, और इफ का स्टेटमेंट रहेगा यानी इंस्ट्रक्शन रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा? एल्स, और एल्स में लगा हुआ रहेगा इफ। एल्स में लगा हुआ रहेगा इफ, यानी अगर ये सही हुआ तो बाकी जितना रिमेनिंग है सारा गलत हो जाएगा, और अगर ये गलत हुआ यानी फॉल्स हुआ तो बाकी जितना है वो सब चेक करते जाएगा। यानी स्टेप बाय स्टेप, अगर पहला आप चढ़ लिए सीढ़ी तो सेकेंड स्टेप, सेकेंड चढ़ लिए तो थर्ड स्टेप, थर्ड चढ़ लिए तो फोर्थ स्टेप। होता है कि नहीं? उसी तरह से इफ एल्स इफ लेडार काम करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसी का स्टेटमेंट रन करेगा, बाकी जितना भी लिखा हुआ रहेगा सारा स्किप कर जाएगा, ठीक है? और ये अगर फॉल्स हो गया तो एल्स में आएगा, एल्स में फिर से इसको इफ मिला, यानी फिर से कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन सही होगा तब इसका स्टेटमेंट रन करेगा, अदरवाइज इस इफ का तो एल्स होगा ना? होगा कि नहीं? यहाँ पे इफ लिखे हैं तो इफ का यहाँ एल्स लिखे हैं, तो उसी तरह से ये इफ लिखे हैं तो इस इफ का भी एल्स होगा कि नहीं? तो वो रन करेगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। तो इसी को बोलते हैं इफ एल्स इफ लेडार। समझ आया? समझ आया कि नहीं? चलिए हेडिंग बनाइए, इफ एल्स इफ लेडार। लेडर, LADDER। आप तो बना लिए, तो फिर क्या बताना? नहीं बनाया आप तो फिर हो गया इफ एल्स इफ लेडार। तो यहां लिखिए सिंटैक्स, लिखिए सिंटैक्स, सिंटैक्स लिखिए। सिंटैक्स, इफ एल्स इफ लेडार का सिंटैक्स, पहले लिखेंगे इफ, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन और इफ का स्टेटमेंट अगर सही होगा तो इसके अंदर स्टेटमेंट या तो इंस्ट्रक्शन कुछ भी बोल सकते हैं। इससे पहले लिखा होंगे स्टेटमेंट तो वो भी सही है, इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है? इफ, फिर क्या लिखेंगे? एल्स, फिर एल्स में क्या लिखेंगे? इफ, स्पेस दे करके लिखना है। उसके बाद यहां पर क्या लिखना है? कंडीशन। क्या लिखना है? कंडीशन। अगर ये कंडीशन सही होगा तो ये वाला इंस्ट्रक्शन रन करेगा, इसके अंदर का इंस्ट्रक्शन रन करेगा। और अगर मान लीजिए ये भी इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगा तो फिर से आएगा किसमें? एल्स में, और एल्स में फिर से इसको मिलेगा क्या? इफ। ये इस इफ में आया था, ये इफ, इफ का एल्स, फिर ये इफ है तो इफ का एल्स, फिर यहाँ पे इफ और कंडीशन, कंडीशन, और यहाँ पे रहेगा इसका इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बंद होगा, ऐसा ही चलता रहेगा, कंटिन्यू ऐसा ही चलेगा जितना अकॉर्डिंग, और लास्ट में होगा एल्स, ये इफ का एल्स, और यहाँ पे रहेगा इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन। इफ, फिर एल्स, फिर इफ, जितना आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से आप चाहते हैं एन नंबर ऑफ इफ एल्स का यूज करना तो आप कर सकते हैं।
एन नंबर, जैसे कैसे कहते हैं इनफाइनाइट चलते रहता है, वैसे ही इसमें आप जितना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू, आप अगर एक ही ई-फिल्स का जरूरत है तो एक ही ई-फिल्स का जरूरत करेंगे, 5 है तो 5 का यूज करेंगे, 10 होगा तो 10 का यूज करेंगे, 12 होगा तो 12 का यूज करेंगे, समझ रहे कि नहीं, अकॉर्डिंग टू यू, आपको जितना अकॉर्डिंग है। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग खाना खाते हैं तो किसी किन्हीं का 2 रोटी में पेट भर जाता है, किन्हीं किन्हीं का 5 रोटी में भरता है, होता है कि नहीं, तो अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से खाना खाते हैं कि नहीं, खाते हैं ना, तो उसी तरह से ये भी सेम चीज है, जितना रिक्वायरमेंट रहा, जितना इसका यूज रहा ई-फिल्स का, उतना ही का यूज करेंगे, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। लिखने का आप इस तरह से एन नंबर ऑफ ई-फिल्स का यूज कर सकते हैं, बट हमको लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम ज्यादा लिख रहे हैं तो मेरा कोड भी लंबा होते जाएगा, होगा कि नहीं, तो जितना रिक्वायरमेंट हो, कम से कम में अगर सारा चीज फुलफिल हो रहा है तो कोशिश करना है कम से कम में सारा चीज को फुलफिल कर ले। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है ना। लिखिए सिंटैक्स, पहले इफ, इफ में कंडीशन, कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, अगर ट्रू हुआ तो कौन सा स्टेटमेंट, इफ का ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा, बाकी जितना भी लिखा हुआ रहेगा सारा स्किप कर जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, क्या हो गया, फॉल्स, तो इफ का कंडीशन जैसे फॉल्स होगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा रन करेगा, एल्स, एल्स पार्ट करेगा कि नहीं, तो एल्स में जैसे आएगा फिर से इसमें एल्स में फिर से इसको इफ मिला, मतलब ओ फिर से कंडीशन मिल गया, यानी फिर से ये कंडीशन क्या होगा, या तो ट्रू या तो, एल्स में आया तो एल्स में भी फिर से इफ मिला, तो इसमें इफ का मतलब क्या हुआ, या तो कंडीशन ट्रू या तो फॉल्स, तो अगर मान लीजिए ट्रू होगा तो ये सामने वाला इफ वाला होगा कि नहीं, अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर से किस में जाएगा, इफ का एल्स में जाएगा कि नहीं, और एल्स में जैसे गया फिर से यहाँ पे इसको इफ मिला, तो ये भी फिर से क्या हो सकता है, ट्रू या तो फॉल्स, ट्रू या तो फॉल्स, अगर ट्रू हुआ तो सामने वाला रन करेगा, और फॉल्स हुआ तो जो एल्स पार्ट लिखा हुआ रहेगा वो रन करेगा। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया तो जितना भी बाकी है सारा स्किप कर जाएगा, अगर फर्स्ट फॉल्स हुआ सेकंड में आएगा, सेकंड को चेक करेगा, अगर ये सही हुआ तो इसको रन करेगा, बाकी ये जो है और जितना बचा हुआ है वो सारा स्किप कर जाएगा स्टेटमेंट। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब इफ एल्स लेडार में क्या काम करता है, स्किप करने का ही, ये डिसीजन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें भी क्या होता है, स्टेटमेंट को स्किप करने का ही काम होता है। तो स्किप कैसे कर सकते हैं, इफ फिर एल्स, एल्स में फिर से इफ, और फिर से ये इफ है तो इसका भी एल्स होगा, एल्स में गए तो फिर यहाँ इफ मिला, फिर इफ ट्रू या तो फॉल्स, अगर ट्रू होगा तो इफ का या तो फिर एल्स का पार्ट। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं सिंटैक्स। इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं इफिल्स का, बस समझिए इस तरह से, सिंगल इफिल्स पढ़े थे तो इफ लिखे थे और कंडीशन और क्या लिखे थे, एल्स, क्या लिखे थे, एल्स, यही चीज लिखे थे कि नहीं, एल्स में यहाँ पे कंडीशन लिख रहे थे कि नहीं। अब क्या कर रहे हैं, यही चीज को ये सिंगल जो है उसको फिर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, फिर इल्स में भी इफ लगा दिए और फिर एल्स, मतलब जोड़ते जा रहे हैं, ये पेयर, ये जो इफ है एल्स है उसी को फिर से इफ एल्स करके जोड़ते जा रहे हैं, तो वो क्या बन गया, इफ एल्स लेटर। समझ आ रहा है कि नहीं, किस तरह से बना, सो समझ आया ना। तो इसमें से अगर कोई भी प्रोग्राम बनाना हो, जब ज्यादा कंडीशन दिया हुआ रहेगा तब हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन बहुत तरीके से रहेगा, तो अगर मान लीजिए उस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज हम लोग इसके जरिए देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, कल का जो क्वेश्चन था वो आप चाहे तो इफ एल्स के जरिए भी बना सकते हैं, इफ के जरिए भी बना सकते हैं, और इफ एल्स लेडार के जरिए भी बना सकते हैं, तीनों जरिए बना सकते हैं। तो आप लोग बनाए थे, क्वेश्चन समझ आया था, क्वेश्चन एक कैरेक्टर इंटर करना है, एक कैरेक्टर इंटर करना है, सी जावा में जितना भी चीज आप लिख रहे हैं वो ट्रीट करे जाएगा एक कैरेक्टर के जैसा, ठीक है। तो कैरेक्टर मतलब समझ रहे हैं ना, सिंगल कोड के अंदर लिखा हुआ रहेगा उसी को कैरेक्टर बोलते हैं। तो सिंगल कोड के अंदर आप ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 1 to 9 भी लिख सकते हैं, @ को भी लिख सकते हैं, और हैच सिंबल को भी लिख सकते हैं, लेस देन को भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन को भी लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक कैरेक्टर है, क्या है, कैरेक्टर है। तो आपको ये तो पता हो कि ये कैरेक्टर सारा एक कैरेक्टर है, लेकिन ये किस तरह का कैरेक्टर है, अगर आपको अंतर बताना होगा तो ये किस तरह का कैरेक्टर है, अल्फाबेट, अल्फाबेट है कि नहीं है, और ये भी अल्फाबेट है, ये अपर केस में है, ये लोअर केस में, और ये कौन सा कैरेक्टर है, नंबर है ना, डिजिट है कि नहीं है, और ये कौन सा कैरेक्टर है, नंबर, और ये स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल बोल सकते हैं कि नहीं, इधर स्पेशल सिंबल बोल सकते हैं ना, ये भी क्या है, एक स्पेशल सिंबल, ये भी क्या है, एक स्पेशल सिंबल। अगर वही लिखेंगे 1 तो ये क्या है, नंबर।
तो ये चीज आप पता चल रहा है कि नहीं। तो यूजर से इनपुट करना है एक कैरेक्टर, वो यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है, या तो ए 0 @ h लेस देन 1 2 कुछ भी करेगा। तो उसमें आपको बताना है, प्रोग्राम लॉजिक डिजाइन करना है जिसमें फाइंड करेगा कि या तो वो अगर ए प्रेस किया तो क्या दिखेगा, अल्फाबेट, यानी एक कैरेक्टर दिखेगा अल्फाबेट, ठीक है। स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिखता है तो अल्फाबेट दिखेगा। अगर अल्फाबेट अगर 1 प्रेस किया या 0 प्रेस किया या 9 तो क्या दिखेगा, नंबर, इट इज अ नंबर। और अगर मान लीजिए @ ये सब अगर लिखा हुआ रहेगा और ये सब लिखा हुआ अगर यूजर इनपुट कर रहा है तो क्या दिखेगा, स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल। इसी का प्रोग्राम बनाना था, बनाए थे नहीं, कोई कोई बनाए थे, हाँ वो तो कॉपी पेस्ट था नेट का। समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। अब बताइए, आप लोग से एक बहुत छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछते आ रहे हैं और अभी भी फिर से पूछ रहे हैं। कैरेक्टर को जावा में ट्रीट किया जाता है किसके जैसा। हाँ, कैरेक्टर कैरेक्टर को जावा में ट्रीट किया जाता है किसके जैसा, नंबर के जैसा। एवरी कैरेक्टर इन जावा ट्रीटेड एज नंबर। नंबर समझ आ रहा है कि नहीं। तो अब हमको अगर पूछा जाए कि ASCII वैल्यू कैपिटल ए का कहां से स्टार्ट होता है, कैपिटल ए 65 होता है कि नहीं, और इन स्मॉल ए का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, 97 से। तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज आप इंटर कर रहे हैं, या तो ए इंटर करेंगे या तो 1 या तो स्पेशल सिंबल, तो वो ट्रीट करेगा ASCII वैल्यू पे, यानी इसका कुछ ASCII वैल्यू होगा, होगा कि नहीं होगा, तो उसी के जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंडीशन, जो कंडीशन लिखेंगे वो समझिए। इफ यूजर से इनपुट लेना है तो यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या यूज करेंगे, कैर यूज करेंगे कि नहीं। कैर ch इक्वल टू जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, जैसे SC अगर मान लीजिए बनाएंगे वो स्कैनर क्लास का, ठीक है, हाँ SC बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट फंक्शन मेथड है कि नहीं है, नेक्स्ट मेथड डॉट कैर 8 0, ये चीज लिखा है। अगर कोई भी कैरेक्टर इनपुट करना है तो उसका फंक्शन जो रहेगा वो यही रहेगा, SC डॉट नेक्स्ट मेथड डॉट कैर 8 0। लिखाए कि नहीं है, लिखाए होंगे जब स्कैनर क्लास, हाँ यूजर से इनपुट लेंगे तब लिखवाए होंगे, लिखाए ना, हाँ तो वही चीज ले रहे हैं। तो यूजर है, कोई भी कैरेक्टर इनपुट करेगा। अब यहां पे लिख दिया इफ यदि ch का वैल्यू ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा कैपिटल ए से, किससे, कैपिटल ए से, एंड का मतलब समझ रहे हैं ना, एंड ch का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगा कैपिटल Z से, किससे, कैपिटल Z से, ठीक है। उसके बाद अब यूजर हो सकता है तो कैपिटल में ए इंटर करेगा या तो स्मॉल में करेगा कि नहीं, A to Z, तो रेंज थोड़ी ना है जो A to Z कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये तो और मिल जाएगा क्योंकि दोनों में से एक सही होगा। अगर कैपिटल रहेगा तो ये कैपिटल वाला कंडीशन, और कैपिटल नहीं रहेगा तो स्मॉल वाला कंडीशन। तो स्मॉल में भी सेम इसी तरह से लिखना है, ch का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए स्मॉल a से, एंड ch का वैल्यू लेस देन इक्वल टू होना चाहिए स्मॉल z से। ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ना, स्मॉल z ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ वो आप कैप्स लॉक ऑन ऑफ करके लिख लीजिएगा कीबोर्ड में, ऐसे, तो वही तो लिखे। हाँ थोड़ा सा वो इसका ये जो हाँ पूछ है वो छोटा हो गया है, ठीक है। ये पहला कंडीशन हुआ, पहला कंडीशन क्या, ch का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए कैपिटल A से, यानी A का वैल्यू यहाँ क्या होगा 97, अच्छा हाँ 65, चलिए हाँ इससे पता चल रहा है आप लोग का ध्यान है, हाँ इसीलिए गलत लिखे थे। और कैपिटल Z का वैल्यू कहाँ होगा, 65 से ये कितना होगा 92, हाँ 92 होना चाहिए, 28 वही होगा ना। उसी तरह से यहाँ होगा 90, अच्छा 26, तो कहाँ तक जाएगा 91,
आप लोग जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं हम बस आस्क की वैल्यू याद रखें। स्मॉल ए का 97 से और फिर कितना 26 जोड़ दीजिए, कितना होगा कितना हो जाएगा 113। ये आपका अभी वैल्यू लिखे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। ये ए का वैल्यू है 65 क्योंकि जावा में कोई भी चीज आप लिख रहे हैं उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ कैरेक्टर। 123 वही तो सोचे। ठीक है, हाँ इसीलिए हम अपने से नहीं लिखे हैं, आप लोग से पूछ पूछ के लिखे हैं। ये हुआ पहला कंडीशन, क्योंकि CH जो है वो एक कैरेक्टर है और जावा में जो भी कैरेक्टर है वो ट्रीट करता है नंबर के जैसा, यानी ASCII वैल्यू पे काम करता है। ये पहला कंडीशन। अगर कंडीशन सही हुआ तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेगा वो रन करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे इफ या तो फिर, अभी इफ एल्स पढ़े हैं ना, इफ एल्स पढ़े हैं ना लेडार, तो इफ लिखे उसके बाद क्या एल्स, और एल्स में इफ। ये दूसरा कंडीशन होगा। CH का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 से, एंड CH का वैल्यू लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 9 से। समझ आया? CH का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 0 से और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 9 से, क्योंकि अब यहाँ पे कभी भी कैरेक्टर में ऐसे 22 लिख सकते हैं क्या? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जब भी लिखेंगे सिंगल वर्ड ही लेगा, तो या तो 0 लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही लेगा, लेगा कि नहीं? समझ आ रहा है ना? तो यहाँ वही चीज लिखे हैं 0 से 9 तक, 0 से 9 तक। उसके बाद यहाँ इफ लिखे, अगर ये सही होता है तो इसका स्टेटमेंट रन करेगा, और अगर ये सही नहीं होता है तो एल्स में आएगा। किसमें आएगा? एल्स में। एल्स में फिर से इसको इफ मिला, यानी फिर से कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन सही हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा, और कंडीशन अगर फिर फॉल्स हो जाएगा तो कहां जाएगा? किसमें जाएगा? एल्स में। आप लोग अभी इफ एल्स लेडार पढ़े ना, एंड कहां करते हैं? लास्ट में एल्स में करते हैं कि नहीं? तो यहां से आएगा फिर से इसका एल्स में। और अगर मान लीजिए अगर ना ही कोई कैरेक्टर है, यानी ना ही A to Z है, अल्फाबेट नहीं है, ना ही डिजिट है, तो बाय डिफॉल्ट system.out.println क्या हो जाएगा? स्पेशल सिंबल या कैरेक्टर, कुछ भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? समझ आया लॉजिक? समझ आया कि नहीं किस तरह से काम करेगा? समझ आया? अगर मान लीजिए आप यूजर हैं, आप इनपुट किए 67, या तो फिर 67 नहीं, आप 67 कैसे एंटर कीजिएगा? कैरेक्टर पढ़ रहे हैं ना। 67 किसका वैल्यू होता है? ABC, C का ना। आप लिखे कैपिटल C, क्या लिख दिए? कैपिटल C। तो कैपिटल C का ASCII की वैल्यू क्या होगा? हाँ, A का 65, B का 66 और C का 67। ये होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब यहाँ पे चेक कीजिए, CH में क्या है? C लिए है ना, और C का ASCII की वैल्यू 67 ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा है क्या? बड़ा है 67 जो है वो बड़ा है 65 से। दो कंडीशन है, या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, तो ये बड़ा है, कंडीशन ट्रू हुआ, हुआ ना। दूसरा एंड मतलब दोनों काम, दोनों जो है वो ट्रू होना चाहिए, दोनों जो है ट्रू होना चाहिए। तो यहां भी क्या है? C का वैल्यू 67 क्या छोटा है 91 से? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? यानी ये दोनों क्या हो गया? ट्रू। उसके बाद और क्या बोलता है? जब एक ट्रू रहेगा तो दूसरा को भी चेक कर लेते हैं कि ये, क्योंकि इसका आउटपुट आपका ट्रू ही आएगा, आएगा कि नहीं? तो जब दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो क्या रिटर्न आएगा? ट्रू आएगा। यानी अगर यहाँ पे ये दोनों में से एक ट्रू आ गया तो दूसरा कंडीशन चेक करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि एक ही में क्या हो गया? ट्रू। तो आप ट्रू, ये ट्रू फॉल्स क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। या फॉल्स ट्रू क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। और ट्रू क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। और जब दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। ये हम आपको एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में बताए थे, और ऑपरेटर में बताए थे ना। तो जब एक ट्रू हो जाएगा तो दूसरा चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू। तो इसके अंदर अगर मैसेज लिखा हुआ रहेगा इट इज अ अल्फाबेट, तो दिखेगा इट इज अ अल्फाबेट। समझ आया? अगर वही आप कोई कैरेक्टर यहाँ पे अभी C लिखे, अगर आप वहां पे यूजर इनपुट करता 1, तो 1 का ASCII की वैल्यू क्या होता है? 42 ना, अप्रोक्स वही होता होगा 42 ना। क्या होता है? अप्रोक्स वही होता है। चलिए हाँ, एग्जांपल 4 लेके चल रहे हैं, आप लोग को दिखाए भी थे ना, तो देख लेंगे कि अगर क्या होता है। तो वही चीज है, 42 अगर 1 का हुआ
तो 0 का कितना हो जाएगा 41। एग्जाम्पल 4 बता रहे 41 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ पे चेक करेगा कितना है, ए स्क्वायर टू कितना है 42। जो कैरेक्टर यहाँ पे सी एच लिए, सी एच में क्या इनपुट किए हैं 1, तो 1 का आशिकी वैल्यू 42। तो यहाँ पे सी एच में क्या आ गया 42 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 का आशिकी वैल्यू क्या है 41। तो ये कंडीशन ट्रू हुआ कि फॉल्स? ट्रू हो गया, ट्रू हुआ ना। और यहाँ एंड है, मतलब इसको भी चेक करेगा। तो सी एच में कितना है 40, कितना है 42, और उसमें जोड़ ये 9 का वैल्यू क्या होगा, अगर 0 है इसका 41, 1 का 42, तो कितना होगा 9 का क्या हो जाएगा 50, तो लेस देन इक्वल टू 50। 42 छोटा है क्या 50 से? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा ना, तो ट्रू हुआ। तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, जब दोनों ट्रू रहेंगे तो रिटर्न क्या करेंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर एक भी ट्रू रहता है एक भी फॉल्स रहेगा तो उसका रिटर्न टाइप फॉल्स ही रहेगा, और ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों क्या रहेगा ट्रू। ये आस्की वैल्यू पे काम कर रहा है कैरेक्टर, क्योंकि आप लोग को एक पॉइंट भी लिखाए थे कि जावा में कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं तो वो ट्रीट किया जाता है एज अ आस्की कोड और नंबर के जैसा। तो ये नंबर के जैसा ट्रीट कर रहा है कि नहीं? अगर मान लीजिए आप @ यूजर है तो आप इंटर किए @ तो @ इस रेंज के अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि ये स्पेशल है रेंज जो है वो 65 से 91 और 97 से 123, तो इसके अंदर तो @ आएगा नहीं। फिर 0 से 9 के बीच में भी तो नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, तो वो बाय डिफॉल्ट किस में चला जाएगा स्पेशल कैरेक्टर में। किसमें? स्पेशल कैरेक्टर में। समझ आया? ये एग्जांपल भी समझिए। तो इफ एल्स लेडार का है, इफ लिखे, इफ अगर सही हुआ तो इसका स्टेटमेंट रन करेगा, एल्स आया, एल्स में फिर से इफ मिला यानी फिर से कंडीशन चेक करेगा, और उसके बाद बाय डिफॉल्ट किस में चला जाएगा, किसमें? एल्स में। समझ आया? समझ आया? लॉजिक बना लीजिएगा, इसका बनेगा लॉजिक, तो हाँ लिख दिए, पूरा प्रोग्राम बना लीजिएगा, बन जाएगा। सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है, तो क्या लिखे, इंपोर्ट java.util.scanner पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ऑफ args स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर इंटर एनी कैरेक्टर लिख सकते हैं, इंटर एनी CHARACTER ना कैरेक्टर। और आपको बताया भी है कि अगर कैरेक्टर इंटर करना है उसके लिए कैर लिखेंगे, और उसका मेथड क्या रहेगा नेक्स्ट मेथड डॉट कैर एट इंडेक्स, वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है इसमें, जैसे यहाँ पे एक्स शो कर रहा है ना, उसी तरह से ये इंडेक्स, इंडेक्स मतलब इंडेक्स पोजीशन, कौन सा पोजीशन, तो 0 पोजीशन पे वो वैल्यू आएगा। ठीक है, तो वही भी चीज है 0। उसके बाद लिखे हैं इफ, यदि, सेम लॉजिक लिखे हैं, कैर का वैल्यू बड़ा होना चाहिए ए से और छोटा होना चाहिए जेड से, और कैर का वैल्यू बड़ा होना चाहिए कैपिटल ए से और स्मॉल होना चाहिए छोटा जेड से, कैपिटल जेड से। तो ये इट इज अ अल्फाबीट, जो कैरेक्टर इनपुट करेंगे वो एक अल्फाबीट कहलाएगा। उसके बाद एल्स में आएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो एल्स में आएगा, एल्स में फिर से इसको इफ मिला यानी फिर से कंडीशन चेक करेगा, अगर नंबर रहेगा तो नंबर दिखाएगा, अदरवाइज इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर, इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर। अब यहाँ पे बताइए, अगर ये प्रीवियस आउटपुट है इसको हटाना है तो क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन, क्या लिखते हैं बताइए, क्लियर, क्या लिखते हैं क्लियर, तो जितना भी रहेगा वो क्लियर कर देगा। चलिए अब बताइए क्या इंटर करें, हैच कर दिए, क्या दिखना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर, हाँ जो चीज लिखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है हैच इज अ स्पेशल कैरेक्टर, हैच इज अ स्पेशल कैरेक्टर। फिर से रन करवाते हैं, अब फिर से बताइए कुछ 7, तो 7 क्या दिखेगा 7 इट इज अ नंबर, 7 क्या एक नंबर है। अगर फिर से रन करवाएंगे और क्या बच गया, अब एस, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या दिखेगा एस, इट इज अ अल्फाबीट, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है इस वजह से स्पेस नहीं दिखा रहा है। समझ आया प्रोग्राम? हाँ, रन डिबग मतलब वो आपका फाइंड करेगा एरर, ठीक है, कोड को एग्जीक्यूट करना रन कहलाएगा, ठीक है, डिबग मतलब एरर फाइंड करना, तो अगर एरर रहेगा तो एरर शो करेगा। जैसे यहाँ पे कुछ भी अगर स्टेटमेंट छोड़ देते हैं,
यहाँ पे स, हाँ ये जो शो कर रहा है ना, अच्छा आउटपुट स्क्रीन पे, मेरे लेफ्ट इधर, रन एंड डिबग, वो प्लेटफॉर्म दिया है ना। जैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से ये देखिए, यहाँ से जावा का प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट रन कर सकते हैं ना, उसी तरह से सभी अगर जिसका जिसका एक्सटेंशन करेंगे तो वहाँ पे एक आइकन्स बन जाता है। जैसे आप गिटहब चलाइएगा तो गिटहब का यहाँ पे एक लोगो बन जाएगा सामने, ठीक है। जब गिटहब इसमें आप इंस्टॉल कर लीजिएगा ना वीएस कोड में, तो वहाँ पे एक गिटहब का ही लोगो बनेगा। जो गिटहब का लोगो देखे हैं ना आप लोग, देखे हैं नहीं, गिटहब इस पे, हाँ हाँ ये सेम काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा रन करने का। वो थ्रेड, अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। थ्रेड मतलब आप अगर कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको लगता है कि एक जो कंपाइलर है वो पूरा प्रोग्राम को रन करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें छोटा छोटा थ्रेड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं, उसमें पढ़ाया होगा थ्रेड। तो थ्रेड जो है वो जैसे प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 2 ऐसे करके आप लोग पढ़े हैं, तो वही चीज करता है। थ्रेड एग्जीक्यूट होता है, मल्टीपल थ्रेड रहते हैं। इसमें पढ़ना है वैसे आप लोग को, हाँ जावा में भी पढ़ना है कि थ्रेड जो होता है वो क्या करता है, वो कंपाइलर का बनाया हुआ है। वो यूजर डिफाइन भी होता है और कंपाइलर का डिफाइन। तो यहाँ पे जो थ्रेड अभी जो रन कर रहा है ये कंपाइलर का बनाया हुआ है। इससे क्या होता है ना कि वो छोटा छोटा पार्ट में प्रोग्राम को बांट देता है और बोल देता है कि तुम इस पार्ट को रन करो, तुम इस पार्ट को रन करो, सबका अलग अलग काम दे देता है। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कोई भी अगर मैरिज होता है तो एक ही काम सब कोई कर लेता है क्या, नहीं करता है ना। फूल का अगर डेकोरेशन करना है तो मालाकार को मिल गया, मिलता है कि नहीं। खाना बनाने वाला अलग पर्सन को मिलता है कि नहीं। फिर कुछ भी मैनेजमेंट करना हो तो वो अलग पर्सन को मिलता है ना। कहीं से अगर मार्केटिंग करना हो तो वो एक अलग पर्सन को मिलता है। एक ही पर्सन को मिलेगा तो वो उसका दिमाग भी सही से काम नहीं करेगा, फास्ट काम नहीं कर पाएगा, करेगा क्या। एक काम में जाएगा, फिर उसको कंप्लीट करेगा, फिर दूसरा काम करेगा। लेकिन अगर हम उसी काम को अलग अलग पर्सन को बांट दिए तो एक ही टाइम में सारा काम होगा कि नहीं, होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे जावा कंपाइलर जो है वो थ्रेड बनाता है और प्रोग्राम को क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिससे इतना फास्ट एग्जीक्यूट होता है ना कि आपको वेट करना नहीं पड़ता है। समझ आया। यही काम रहता है थ्रेड का। थ्रेड भी पढ़ना है दो तरह का, एक यूजर डिफाइंड एक प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड रहता है। और हम लोग पढ़ेंगे भी कि हम लोग कैसे थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ बोल रहा है इंटर एनी कैरेक्टर, अगर हम कैपिटल डब्ल्यू लिख दिए, इंटर करेंगे डब्ल्यू, इट इज अल्फा बिट, इट इज अल्फा बिट। जैसे यहाँ पे देखिए अभी हम कोई भी चीज नहीं लिखे थे तो अभी थ्रेड काम ही कर रहा था। अब जैसे कोई ये इंटर कर दिया यूजर से तो ये थ्रेड दिखा क्या, नहीं दिखा। फिर से देखिएगा, अब देखिए थ्रेड सब कहाँ है, रनिंग स्टेट पे है ना। अब जैसे यहाँ देखिएगा कुछ भी इंटर करेंगे, आर इंटर किए और इंटर जैसे प्रेस करेंगे थ्रेड सारा काम रोक देगा, मतलब उसका काम फिनिश हो गया। समझ आ रहा है। चलिए प्रोग्राम जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग, बना लेंगे श्योर। हम्म हम्म लिख तो रहा है। जैसे कैपिटल में लिखना है, देखिए यहाँ तो दिख रहा है कैपिटल, और स्मॉल में भी दिखाना है, उसमें भी। और तो उसमें आप कंडीशन लगा दीजिए फिर से, वो तो आप इजी से बना सकते हैं। यहाँ पे हम बस बता दिए, आप ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो स्मॉल में लिखा हुआ है कि कैपिटल में ना, तो उसमें फिर से एक कंडीशन आप बना दीजिएगा तो वो हो जाएगा। समझ आया, बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा इफ एल्स लेडार का, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, write a program to accept three number, write a program to accept three number, then find greatest number, write a program to accept three number then find greatest number। बनेगा, चलिए जल्दी से बनाइए।
चलिए ठीक है, इसको घर से बना के लाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दे रहे हैं उसको अभी बनाइएगा, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है एक बनाइएगा अभी। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर एनी ईयर, एनी ईयर, then find it is leap year or not. Leap, then find it is leap year or not. लीप ईयर पता है ना क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर जो 4 साल में एक बार आता है, जैसे में। अच्छा, ये 2024 लीप है कि नहीं है? हाँ है। चलिए इसी का प्रोग्राम बनाना है, हम प्रोग्राम रन करा के दिखाएंगे कि है कि नहीं है। हाँ, कॉपी में लिखिए, सभी का बना हुआ चाहिए। अब एक आप लोग जो बेसिक से पढ़े होंगे उस तरह से लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है? इसका लॉजिक आप लोग को समझना है लीप ईयर का। हाँ हाँ, ई फिल से नहीं, पूरा यहाँ से स्टार्टिंग से import java.util.scanner. leap year or not? leap year or not? एक ईयर इंटर करना है, जैसे एग्जांपल फॉर 2024 ही इंटर करेंगे तो उसको बताना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। इसमें इफिल्स लेडार का यूज नहीं होगा, ठीक है? हाँ, ये इफ और एल से ही बनेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग इफिल्स लेडार का यूज कर लें इसमें। एग्जाम्पल 4, अगर 2024 लिखते हैं तो वो क्या है? लीप ईयर। और 2040 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 2040 लीप ईयर है। और 2012 2012 लीप ईयर है। था ना? 2012 के बाद 4 उसमें जोड़िए तो कितना होगा? 2016। 2016 है वैसा नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा है बट लीप ईयर में नहीं है। हाँ, कुछ तो नंबर होगा। 400 404 4 साल के बाद ना, उसमें कुछ ईयर है। 2025 नहीं है, 26 नहीं है, 28 27। अच्छा, आप लोग जो फार्मूला यूज किए थे 4 से हाँ वही 2000। हाँ तो 200 अगर नहीं है तो 2000 भी नहीं होगा, तो 2000 लीप ईयर है नहीं है, बट 4 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर यहाँ पे फार्मूला तो आपका गलत हो गया। हाँ, तो रेयर केस, अगर आप प्रोग्राम का कभी भी कोडिंग टेस्ट कीजिएगा ना तो आपका जो प्रोग्राम चेक होगा ना वो 12 फेज में होगा। 12 फेज मतलब 12 तरह का आप सेटिस्फैक्शन उसको दीजिएगा। 12 तरह का आपका लाइन लिखा हुआ रहेगा। अगर यहाँ पे अगर कोडिंग दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे रहेगा 12 तरह का फेज। अगर 12 फेज क्लियर करके आपका अगर प्रोग्राम बन रहा है तब आप वो कंपनी आपको हायर कर लेगा। और नहीं हुआ 12 फेज में से 8, हाँ 8 फेज क्लियर किए, 4 छूट रहा है तो वो कंपनी हायर नहीं करेगा। फेज होता है प्रोग्राम को चेक करने का मॉड्यूल। अगर आपको पूछा गया है, कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए दिया गया है और उसमें बोला गया इंटर एनी 2 नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको इंटर एनी 2 नंबर वाला मैसेज नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है। बस आपको क्या लिखना है? इंट, और अगर वेरिएबल का नाम ए लिखा हुआ है क्वेश्चन में तभी ए लिखना है, और वहां पे अगर नम लिखा हुआ है तो num1 और इंट num2, और वहां पे कुछ नहीं, एक्स्ट्रा मिर्च मसाला कुछ ऐड नहीं करना है। अगर s डॉट नेक्स्ट इंट और फिर से s डॉट नेक्स्ट इंट, अगर वहां पे क्वेश्चन में जिस तरह से लिखा हुआ है उसी अकॉर्डिंग जब आप हर एक स्टेप को लिखिएगा ना तभी वो रन करेगा। समझ आ रहा है?
वहां पे आपको लिखने का जरूरत नहीं है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर एनी नंबर, इंटर एनी टू नंबर, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इंटर द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर नंबर, ये सब कोई मैसेज नहीं लिखना है। अगर आप लिखिएगा तो वहीं पे एक फेज आपका गलत हो गया। ठीक है, अब हम जैसे बताए थे दो नंबर को ऐड करने के लिए बहुत कोई यूज करते हैं इंट सम, और सम इक्वल टू ए प्लस बी या तो num 1 प्लस num 2। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर बता रहे हैं। और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं प्लस ऑफ सम, इस तरह से लिखते हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम इस प्रोग्राम को दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे अभी कितना लाइन यूज किए, 3, इधर 3 हुआ, 4 5 हुआ कि नहीं। बट ये दो इनपुट लिए, उसके बाद हम डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए प्लस बी इतना ही लिखेंगे तो क्या ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा, आउटपुट नहीं देगा, गलत देगा, सही देगा, एग्जैक्ट। अगर ये आपको 50 दे रहा है तो ये 51 थोड़ी ना देगा, कितना देगा, 85 देगा ना, या 49 देगा, सेम देगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखने का तरीका अलग हो गया। यहाँ दो नंबर को जोड़ने के लिए आप 5 लाइन का कोड लिखे हैं, और यहाँ पे दो नंबर को जोड़ने के लिए ये 2 लाइन और एक ये लाइन, 3 ही लाइन लिखे हैं। तो बेहतर कौन है, 3 लाइन वाला। बेहतर कौन है, 3 लाइन वाला। समझ आ रहा है कि नहीं। इस तरह से फेज क्लियर होता है। अगर आपके घर में कोई लेबर लगा हुआ है, वर्कर लगा हुआ है, अगर 2 वर्कर उस काम को कर रहा है तो आप तो पागल नहीं है कि 10 लेबर लगा के काम करवाइएगा, नहीं ना। उससे क्या होगा, पैसा ज्यादा पेमेंट करना होगा कि नहीं। तो आप कभी भी उस काम को ज्यादा वर्कर लगा के काम करने खोजिएगा नहीं, नुकसान किसका होगा, हम ही लोग का होगा ना। अगर हम वर्कर लगाए तो मेरा नुकसान होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे दो नंबर को जोड़ने के लिए जब 3 लाइन में ही ये प्रोग्राम हो रहा है तो हम अलग से सम वेरिएबल, फिर अलग से फार्मूला, फिर अलग से ये एक्स्ट्रा मिर्च मसाला ऐड करने का जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। तो ये सब फेज में आता है, ये सब अलग अलग लेवल का फेज है। तो 12 फेज इसी तरह से होता है। समझ आया। तो इसको अगर 12 फेज में अगर कोडिंग लिखने आया तो उसको अगर आपको सही से बनाना है तो बस जिस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी तरह से आपको आउटपुट लाना है। अगर वहां पे लिखा हुआ है कि दो वेरिएबल a इक्वल टू 10 ले, 20 ले, 50 ले और b इक्वल टू 60 ले तो यही लेना होगा। अगर यहाँ पे आप अपने से 10 और 20 लेके बनाइएगा तो भी गलत, एक फेज गलत। समझ आ रहा है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जो जो चीज लिखा हुआ रहेगा वही चीज आपको दिखाना है। अगर आउटपुट में लिखा हुआ रहेगा सिर्फ इवन, क्या लिखा हुआ है इवन, तो सिर्फ आपको इवन ही दिखाना है। ऐसा नहीं कि आप क्या लिख दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इवन नंबर। आप बोलिएगा दोनों तो सेम ही चीज है, लेकिन जब आउटपुट में पूछ रहा है इवन ही दिखाइए तो नंबर क्यों आप लिख रहे हैं। समझ रहे कि नहीं। ये सब फेज के अंदर आता है। जब भी आप लोग कोई भी एसेंशियल का वगैरह का एग्जाम दीजिएगा ना तब उसमें आपको देखिएगा, एग्जाम बैठिएगा। अगर नहीं एल्स लेंगे तब ना, क्या इफ एल्स में, क्या इफ में ऑड भी ले सकते हैं। इफ में आप ऑड का आउटपुट क्वेश्चन लिख सकते हैं ना। इफ यदि a का मॉडुलस 2 से करेंगे और नॉट इक्वल टू 0 रहेगा या इक्वल टू 1 आ जाएगा तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑड नंबर तो करवा सकते हैं। इफ में थोड़ी ना जरूरी है कि इवन नंबर ही करवाना है। इफ में आप ऑड नंबर करवा लीजिए और एल्स में इवन नंबर करवा लीजिए, उससे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों में से एक ही रन करेगा, एक साथ दोनों रन नहीं करेगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कौन सा, हाँ इफ में ये बता रहे थे। ये अगर इफ लिख रहे हैं और यहाँ पे इसके अंदर स्टेटमेंट लिखे, इंस्ट्रक्शन लिखे और इसके बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इफ का कंडीशन अगर सही होगा तो इसके अंदर का स्टेटमेंट जो है वो रन करेगा, और इसके बाहर, ये इफ के बाहर लिखा हुआ है तो एज इट इज जो लाइन है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कि नहीं। तो ये सब जो लाइन लिखा हुआ है वो भी रन करेगा, ठीक है। और एल्स में लिखा हुआ रहता है तो ये जब नहीं करता तब ये करता। ये बाय डिफॉल्ट ये सही रहेगा तब भी रन करेगा, गलत रहेगा तब भी रन करेगा, दोनों केस में। हाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऐसे एज इट इज ऐसे लिखते जाएंगे, कोई मैसेज लिखते जा सकते हैं इसके अंदर। वो आप स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है। तो अभी कौन सा प्रोग्राम बता रहे थे हम, इफ लीप ईयर और नॉट लीप ईयर। बताते बताते कहीं और पहुंच जाते हैं ना।
फेज में पहुंच गए थे, किस तरह से फेज काउंट किया जाता है। हाँ तो हम मेरा प्रोग्राम भी रेडी है। ईयर का मॉडुलस 4 के साथ डबल इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड मतलब सही होना, दोनों में से ट्रू होना चाहिए। एंड ईयर का मॉडुलस 100 से निकालेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू है, दिख रहा है ना, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर मान लीजिए ये 2000 ईस्वी अगर लेते हैं तो वो तो डिवाइड हो जाएगा 100 से, 0 भी आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं। अगर 2000 लेते हैं तो वो तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है। अगर वही अगर लेंगे 4000 तो 4000 भी डिवाइड हो जाएगा, बट वो नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है ना। उसके बाद है और में, ये जो लिखा हुआ है, ये दोनों लिखा हुआ है एंड में, यानी दोनों सही होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए तभी ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये ट्रू हो गया तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स, ये ट्रू हो गया तो और में लिखा हुआ है, यानी उसको रन करवाने का जरूरत नहीं है। दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू वाला रन करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 2 तरह का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कितना तरह का, 2 तरह का। और वो 2 तरह का किस तरह से काम हो रहा है वो समझिए, बस ज्यादा नहीं, 1 मिनट का समय लगेगा। जैसे आप लोग बोर्ड मास के नियम से पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं वो पता है ना, उसी तरह से यहाँ एक कंडीशन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कंडीशन, अगर ये ट्रू हुआ तो सेकंड वाला चेक करेगा, ट्रू हुआ ये भी तो ये दोनों का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ये दोनों का आउटपुट फिर क्या आएगा, ट्रू। और अगर ट्रू आया तो यहाँ और है, क्या है, और, तो और में चेक करेगा, अगर ये भी ट्रू आता है तो रिटर्न ट्रू होगा। अगर मान लीजिए ये ट्रू आया, ये फॉल्स आया, तो इसका रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स। क्या आ जाएगा, फॉल्स। और फॉल्स और ट्रू यानी ट्रू। समझ रहे हैं कि नहीं। तो किस तरह से चेक करेगा, समझ आ रहा है ना। बिल्कुल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, आपको जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। बस आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, इसी वजह से उसको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट का भी यूज करना होगा आपके समझने के लिए। बाकी ब्रैकेट में लिखेगा तो वो सॉल्व भी सही तरीके से करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। इसको लिख सकते हैं या फोटो क्लिक कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं या तो फिर फोटो क्लिक कर लीजिए, इसको बना के लेके समझ के भी आइएगा और फाइंड कर लीजिए। ये रन करवाना आप लोग को कंपलसरी है, ठीक है, रन करवाते हैं ना। हाँ, जितना प्रोग्राम बता रहे हैं ना उसको रन करवाइएगा, उससे बेनिफिट आपका है और लॉस भी आप ही का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्विच केस।